आज हम बात करने वाले हैं जिंक पोषक तत्व के बारे में। क्योंकि अधिकतर किसान भाई हमारे कई प्रकार की जो फसलें होती हैं सभी में जिंक उर्वरक को ज़रूर देते हैं। जिंक देने का जो सही तरीका है अभी भी कई किसानों को पता नहीं है कि जिंक को किस प्रकार से फसलों के लिए देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को प्राप्त हो और फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। धान की फसल में भी जिंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप धान की फसल को जिंक नहीं दोगे तो धान की फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। ऐसे कई प्रकार के काम जो हैं फसलों में जिंक जो पोषक तत्व है वो करता है। अगर आप जिंक को सही तरीके से फसल को दोगे तो वो फसल के लिए बहुत फ़ायदे करेगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जिंक के बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार से जिंक देना चाहिए, कौन सा जिंक डालना चाहिए ताकि हमारी जो फसल है उसका उत्पादन हमको अच्छा मिले। और ख़ासकर आज की जो वीडियो है वो धान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ख़ासकर हम बात करने वाले हैं धान की फसल के लिए। क्योंकि इस सीज़न में जो खरीफ का बारिश का जो सीज़न है इसमें धान सबसे ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। तो इस फसल में जिंक का बड़ा महत्व है और ज़्यादातर किसान भाई जिंक डालते हैं धान की फसल में। लेकिन तरीका सही नहीं होता, गलत तरीके से डालते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता और फसल का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता। तो प्रोडक्ट फिर ख़राब होता है, जिंक का नाम ख़राब होता है। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको जिंक किस प्रकार से देना चाहिए, सही तरीका क्या है, कौन से खाद के साथ मिलाकर देना चाहिए, कौन से खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंक का फसलों में काम क्या होता है। तो किसान साथियों, अगर आप कोई भी जो फसल लगाई है आपने उसको जिंक दे रहे हो तो जिंक का फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिंक का सबसे पहला काम होता है स्टार्च का निर्माण करना और ऊर्जा का भंडार करना। अगर फसल में स्टार्च का निर्माण अच्छा होगा तो एनर्जी स्टोरेज अच्छी होगी फसल की, जिससे कि आगे चल के जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ेगा। और जो नाइट्रोजन आप फसल को देते हैं उसको मेटाबॉलिज्म करने का काम भी ये जिंक करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का काम भी ये जिंक करता है। उसके साथ ही जिंक का मेन काम ये भी है कि अमीनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन को बनाने का काम, अमीनो एसिड के निर्माण का काम भी जिंक करता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट। अगर आपकी फसल में हरापन जो आप फसल में देखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट का अगर निर्माण नहीं होगा तो फसल में हरापन नहीं आएगा, फसल भोजन नहीं बना पाएगी। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट का काम भी जिंक करता है। साथ ही साथ जड़ों का विकास भी अच्छा कराता है। ये जिंक के महत्वपूर्ण काम होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जिंक कौन से खाद के साथ मिला के देना चाहिए और कौन सा जिंक डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिंक के बारे में समझते हैं कि जिंक कितने प्रकार के मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, कौन कौन से जिंक अवेलेबल हैं और उनकी कितनी मात्रा हमको फसल को देनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से खाद के साथ इसको मिलाना चाहिए, कौन से खाद के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट में जिंक आता है और सल्फर, दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का जिंक सल्फेट ले रहे हैं जो 33% वाला होता है, उसमें 33% जिंक और 15% सल्फेट होता है, जिसकी आपको प्रति एकड़ 5 से 7 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करनी होती है धान की फसल में। अगर आप श्री राम जिनफिट या दयाल मोनोजिंक ले रहे हैं तो आपको इनमें 33% जिंक, 15% सल्फर ईजिली मिल जाता है। अगर आप श्री राम जिनफिट 21% जिंक जो आता है उसमें 21% जिंक होता है और 10% सल्फर होता है। अगर आप 21% वाला जिंक फसल को दे रहे हैं तो आपको 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से फसल को देनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों ऑक्साइड फॉर्म जिंक जो होती है उसके बारे में। तो किसान साथियों, ऑक्साइड फॉर्म में जिंदा जिंक और टेक्नोजेड, ये दो ब्रांड नाम है जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर इनमें हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो सल्फर 67% होता है और जिंक 14% होता है। और इनकी प्रति एकड़ मात्रा जो प्रयोग की जाती है वो 4 किलोग्राम है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एक और जो जिंक आता है, ग्रोमोर कंपनी का सल्फो जिंक आता है।
इसकी जो मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ की जाती है। अगर इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें जो सल्फ़र होता है वो होता है 65% और जिंक जो होता है वो होता है 18%। और ये जिंक भी आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। तो जिंदा जिंक, टेक्नोजेट, इनमें 67% आपको सल्फ़र मिलेगा और सल्फो जिंक में आपको 65% सल्फ़र मिलेगा। साथ ही साथ जिंदा और टेक्नोजेड में आपको 14% जिंक मिलेगा और सल्फो जिंक में आपको 18% जिंक मिलेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों, मार्केट में जो एक और प्रकार का जिंक उपलब्ध है वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका टेक्निकल होता है जिंक 39.5% एससी फॉर्मुलेशन में। ये मार्केट में आपको कई कंपनियों का मिल जाएंगे, जैसे यारा कंपनी का यारा बीटा जिंट्रैक्ट 700 आता है और एफएमसी कंपनी का जिनात्रा 700 आता है। ये 39.5% इनमें जिंक होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, माइक्रो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। इनका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में मिला भी सकते हैं। ये दोनों प्रकार से यूज़ होता है। अगर आप इसको यूरिया में मिला के डालोगे तो 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है और अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो 125 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, फसल आपकी जो भी आपकी फसल लगी हो। अब बात करते हैं किसान साथियों चिलेटेड जिंक के बारे में। मार्केट में एक और प्रकार का जिंक उपलब्ध होता है जिसको चिलेटेड जिंक बोलते हैं, ईडीटीए फॉर्म में होता है और 12% जिंक अवेलेबल होता है। किसान साथियों चिलेटेड जिंक आपको कई कंपनियों का मिल जाएंगे। हम कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम के साथ में बताते हैं ताकि आपको प्रेफरेंस मिल जाए कि हाँ ये मार्केट में इस प्रकार के जिंक उपलब्ध होते हैं। जैसे कि श्री राम टर्बो जिंक के नाम से 12% चिलेटेड जिंक मार्केट में मिलता है और लिबरल जिंक बीएसएफ कंपनी का आता है, 12% इसमें भी जिंक होता है जो चिलेटेड फॉर्म में होता है। किसान साथियों इस जिंक का आपको स्प्रे करना होता है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ये जिंक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप फसल को स्प्रे करते हैं तो जिंक की कमी भी दूर होगी और रिजल्ट भी बहुत शानदार निकल के आते हैं। इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं लेकिन ये जिंक थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप अगर स्प्रे के माध्यम से दोगे तो आपकी फसल में सबसे बेस्ट रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों ये तो हो गई जिंक की जितने भी इसके सेगमेंट होते हैं उसके बारे में कि कौन कौन से प्रकार के जिंक मार्केट में उपलब्ध होते हैं, क्या क्या इनकी डोजेज हैं, इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इन जिंक को हमको फसल में देने से पहले कौन कौन से खादों में मिला के देना चाहिए, कौन से खादों में मिला के नहीं देना चाहिए, ताकि हमारी फसल में इनका रिजल्ट अच्छा निकल के आए। क्योंकि कई बार जब भी हम कोई भी फसल हम लगाते हैं, कई किसान भाई अलग अलग एरिया से वीडियो को देख रहे होंगे और उनकी अलग अलग फसलें भी अपने अपने खेतों में लगी होंगी। मैंने ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाई है कि हमारा जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का जो एरिया है, रायसेन जिला हो गया, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, पिपरिया, बरेली, होशंगाबाद, इटारसी, माखन नगर, हरदा, इसके आसपास वाला जो एरिया है नरसुल्लागंज, भोपाल, इधर पे सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है और धान की खेती में जिंक अधिक डाला जाता है क्योंकि हमारे जो एरिया की मिट्टी है इनमें जिंक की कमी देखी गई है। तो आप सही तरीके से अगर फसल को जिंक नहीं दोगे तो आपकी फसल को जिंक का सही फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिंक देने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी फसल लगाए हो, खाद सभी डालते हैं, कई किसान भाई डीएपी भी डालते हैं, कई किसान भाई यूरिया डालते हैं, कई किसान भाई पोटाश डालते हैं, सभी प्रकार के खाद मिक्स करके डालते हैं। लेकिन जब जिंक देने की बात आती है तो मार्केट में भी कई प्रकार के जिंक उपलब्ध हैं। कौन सा जिंक आप लेकर आए हो उसको कौन से खाद में मिला के देना चाहिए ताकि हम जो और भी जो दूसरी खादें डाल रहे हैं वो भी हमारी फसल को अच्छा मिले और जो हम जिंक दे रहे हैं वो भी हमारा अच्छा मिले। क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आपकी फसल में जो भी खाद दे रहे हो उनका 100% रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक सल्फेट के बारे में।
जिंक सल्फेट जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि 33% जिंक और 21% जिंक है, ये सल्फेट फॉर्म में होते हैं। इन दोनों प्रकार के जिंक को अगर आप खरीद के लाए हो आपकी फसल में डालने के लिए, तो आप ये गलती ना करें। अगर आप डीएपी खाद के साथ में इसको मिलाओगे तो ये रिएक्शन करेगा, आपस में केमिकल रिएक्शन होगी, जिसके कारण आपका डीएपी भी काम नहीं करेगा और जिंक भी काम नहीं करेगा। दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ज़मीन में जाके फिक्स हो जाएंगे। तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, समय भी बर्बाद जाएगा और दोनों पोषक तत्व के रिजल्ट ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि डीएपी या जो भी फास्फोरस वाली जो खाद हैं उनके साथ में मिला के सल्फेट फॉर्म वाला जो जिंक आता है उनको कभी भी मिक्स करके ना डालें। फसल आपकी कोई भी हो, जो भी आपने फसल लगाई है, फास्फोरस युक्त खादों में जिंक सल्फेट को मिलाकर कभी भी प्रयोग में ना लें। अब बात करते हैं कि जो ऑक्साइड वाला जो जिंक होता है, क्या उसको हम फास्फोरस युक्त खादों के साथ मिला के डाल सकते हैं? तो हाँ किसान साथियों, ऑक्साइड फॉर्म वाला जो जिंक होता है, चाहे आप पाउडर फॉर्म या दानेदार फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, इसको आप डीएपी या फास्फोरस युक्त जो खाद है उसमें मिला के आप डाल सकते हैं। उसमें आपस में ये क्रिया नहीं करेगा और दोनों के रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे जो चिलेटेड जिंक आते हैं या 39% वाला जो ऑक्साइड जिंक आता है, उसको हम डीएपी के साथ मिला कर डाल सकते हैं क्या? तो किसान साथियों, अगर आप 39% वाला मिला कर डाल रहे हो तो आप कोटिंग करके डाल सकते हो, ऑक्साइड फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चिलेटेड फॉर्म में अगर डाल रहे हो, जो 12% वाला चिलेटेड जिंक आता है, तो उसको भी आपको फास्फोरस युक्त खादों के साथ नहीं मिलाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डीएपी के साथ में आपको जिंक को कभी भी नहीं मिलाना है, जो आपका सल्फेट फॉर्म वाला जिंक होता है। ऑक्साइड फॉर्म वाले जिंक आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस प्रकार से फसल को दोगे तो आपकी फसल, धान की फसल में अगर आप दे रहे हो तो रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, फसल कल्ले भी अच्छे करेगी, जड़ों का विकास भी अच्छा करेगी। या फिर अन्य फसलों को देते हो तो उनका भी उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।